पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि लगती सुनने में बिल्कुल परिलोक की सी कथा है, लेकिन जब देश के माननीय मंत्री इस बात को भरी सभा में बोलते हैं तो फिर लगता है कि यार इस बात पर तो विश्वास करना बन सकता है। और तब जब वो तर्क सहित ये बात पुष्ट करते हो कि देखिए ये रेफरेंसेस हैं, आप चेक कर लीजिए, हम बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज के सेशन में हम चर्चा करते हैं इस विषय पर कि हाल ही में नितिन गडकरी जी, जो देश के सड़क निर्माण के मंत्री हैं, उन्होंने अपने एक अधिवेशन में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। अमेरिकी स्टैंडर्ड्स जो सड़कों के हैं उनको हम पूरा करते हुए ये कारनामा कर दिखाएंगे। तो लोगों में कौतूहल तो होना ही है, और कौतूहल इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि एक बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका अमीर है इसलिए सड़कें अच्छी नहीं हैं। अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। यानी सड़कों का महत्व कितना है, रोड्स का महत्व कितना है, ये दुनिया को पता तो है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत पैसा लगता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, इसलिए सरकारें पता होते हुए भी इनसे कभी ना कभी बचती हैं। लेकिन वर्तमान में देश में जिस तरह से सड़क निर्माण कार्य की प्रगति आप देख रहे हैं, उसे देखकर प्रतीत होता है कि यदि वाकई में सरकार को या देश को इंफ्रा का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है तो रेल और सड़क यानी कि परिवहन के जो रास्ते हैं इन पर बहुत जबरदस्त पकड़ बनाना जरूरी होगा। तो चलिए आज के सेशन में आपके सामने कुछ कटिंग्स हैं जिनको देख करके आप इस बात को समझें कि इंडियाज रोड टू मैच यूएस स्टैंडर्ड बाय एंड ऑफ 2024, नितिन गडकरी जी ने ये कहा, यानी कि ये काम करके दिखा रहे हैं। और देखिए, मुझे तो नहीं पता आपके क्षेत्र में सड़कों का हाल कैसा है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी फैक्ट निकल कर आता है जिसको लोगों ने काफी मीम्स में यूज भी किया है। वो ये है कि सड़कें कहीं के गड्ढे उठा करके दिखा दिया कि देखिए हमारे यहां तो ऐसे गड्ढे हैं, क्या अमेरिका में भी ऐसे गड्ढे होते हैं? या फिर किसी भी तरह का कोई भी रोड टूटा हुआ दिखा दिया कि देखिए यहां पर भी अमेरिका, मानी लोग इस बात का ये भी एक लिटरल सेंस निकाल सकते हैं कि क्या 2024 तक देश में सारी सड़कें गड्ढों से मुक्त हो जाएंगी? तो इस बात को थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि ये जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जो इनका कहने का सेंस है, वो नेशनल हाईवेज या फिर NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस हाईवेज निर्माण किए जा रहे हैं, शायद उन पर इनका फोकस है। और इसका मेजर वजह है क्योंकि जो राज्य हैं उन और जो आपके लोकल सिटी एरिया हैं उनके अंदर जो सड़कें निर्मित होती हैं वो लोकल प्रशासन में, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे शहर में सड़कों का निर्माण कौन करेगा, तो मेरे शहर में या तो वो विधायक निधि से, सांसद निधि से, या फिर नगर परिषद के माध्यम से, अगर कहीं नगर पालिका है तो नगर पालिका के माध्यम से, नगर निगम है तो नगर निगम के माध्यम से, यानी कि वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं वो आपकी शहर की सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य करती हैं। वहीं जब हम राज्य के राजमार्ग की बात करते हैं, स्टेट हाईवे की, तो वहां की राज्य सरकारें उसके निर्माण की बात करती हैं। यानी इंडिया में अगर हम ये कहें कि त्रिस्तरीय शासन है, चाहे केंद्र हो, राज्य हो और लोकल स्थानीय शासन हो, तो तीनों ही जगह के जब शासन व्यवस्थाएं हमारे पास हैं तो तीनों जगह पर सड़कों का निर्माण हर किसी को अपने अपने लेवल से करना होता है। तभी तो आप किन्हीं राज्यों की सड़कें बहुत अच्छी देखते हैं। जैसे मैं अपने राज्य में सड़कें जब देखता हूं तो बड़ा मन खुश होता है क्योंकि यहाँ के स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेस हाईवेज, इवन लोकल रोड्स भी बहुत अच्छे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इन्हें देख करके और अच्छा फील होता है। राजस्थान राज्य, इसी प्रकार से गुजरात में अगर आप जाएं तो वहां के एक्सप्रेस हाईवेज बहुत अच्छा फील देते हैं कि यार, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर सड़कों का निर्माण उतना अच्छा नहीं है। इसलिए जो इनका संदर्भ है वो नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस हाईवेज से है, जिसका निर्माण कार्य इनका विभाग करता है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारत सरकार जो करती है ना। तो उन्हीं के संदर्भ में आप इस विषय को समझें। तो आप यहां पर देखें, ये है नितिन गडकरी जी, जिन्हें आप माननीय मंत्री जी के नाम से पहचानते हैं। और इनकी बात को समझने से पूर्व जो इनके मोटिवेशन का आधार है वो ये है कि अमेरिका हैज गुड रोड्स नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज इट हैज गुड रोड्स। ये बात कही है JF कैनेडी ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अपने द्वारा यह बयान दिया था और लोगों को बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश के विकास के लिए कितनी बड़ी चीज है। तभी तो आज देश में जो लॉजिस्टिक्स यानी कि आवागमन के लिए वस्तुओं का विनिमय जब होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब हम सामान लेकर जाते हैं, तो जो उसके अंदर खर्च होने वाला अमाउंट है
उसे सरकारें कम करने का प्रयास कर रही हैं। अर्थात उसे जो अभी 2 डिजिट में आपका खर्च, ऐसे मानकर चलिए अगर आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और वो ट्रांसपोर्ट होकर आई है तो उसमें लगभग 16 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है। सरकार का प्रयास है इसे सिंगल डिजिट में लाना। सिंगल डिजिट 9 से शुरू हो जाती है, अब उसे कितना नीचे तक लेके आते हैं ये इनके ऊपर है। तो आप सोचकर देखें कि आपकी कीमतें जो आज आपको वस्तुओं की मिल रही हैं या फिर आपका जो भाड़ा लग रहा है उसमें बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का वो होता है, स्टेक होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि बिफोर द एंड ऑफ 2024, और ये 2024 मार्क क्यों किया जा रहा है? क्योंकि असल में इनकी जो वर्तमान सरकार है यानी कि एनडीए की जो सेकंड वाला टर्म है ये 2024 में पूरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये काम करके दिखा रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विल बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड ऑफ यूएसए, तो इसके क्या मीनिंग होने चाहिए वो अभी हम आगे के सेशन में चलते हुए समझेंगे। आप 95th फिक्की एनुअल कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे और वहां पर इस तरह की बातें इन्होंने संबोधन के दौरान बताई थी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं फिक्की ने भी अपने द्वारा इस न्यूज को साझा किया है। इन न्यू दिल्ली दिसंबर 16 को मिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही और फिक्की ने इस मैसेज को अपने द्वारा सर्कुलेट भी किया। इस इशू पे लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेते हुए जब उन्होंने अपनी बात कही तो उन्होंने कहा कि 16%, यानी कि एक तरह से आप देखिए लॉजिस्टिक कॉस्ट का, उम्मीद है कि आप अब तक मतलब समझ गए होंगे, वस्तु के अंदर माल भाड़ा यानी कि आपके जो पदार्थ, जो वस्तुएं आप यूज कर रहे हैं उनके अंदर लगने वाली जो कीमत एडिशनल आपको आ रही है। यानी कि कई बार आप में से कुछ लोग कहते हैं सर खेतों में तो टमाटर 2 रुपए किलो मिल जाते हैं लेकिन मंडी तक आते आते या फिर हमारे घर तक आते आते 20 रुपए किलो क्यों हो जाते हैं? तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जो कनेक्टिविटी है, जैसे अटल जी के टाइम पर मतलब ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी कि गांवों को मेन राजमार्ग से जोड़ा गया था। जो कनेक्टिविटी जब बढ़ती है तो आपका समय बचता है, तो समय का उपयोग कहीं और होता है तो लागत कम होती है। एग्जैक्टली वैसे ही जब अटल जी के टाइम पर अगर आपने देखा तो एक रोड हाईवे निर्माण शुरू हुआ था, मतलब गोल्डन, आपने क्वाड्रिलेटरल के नाम से अगर सुना हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसे कहा गया था, और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉरिडोर के नाम से सड़कें निर्माण हुई थी। और ऐसा नहीं है कि कोई सरकारें जो हैं स्पेसिफिकली इस काम को करती हैं, हर समय हर राज्य सरकार ऐसा काम करती हैं बहुत सारी। जैसे आप यूपी को उठाकर देखें तो यूपी में जब मायावती जी की सरकार हुआ करती थी तो आगरा से दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। उस समय के हिसाब से लोगों को अचंभा सा लगता था कि आगरा जहां पहुंचने में 5-6 घंटे लगते हैं, लोग ड्राइव करके 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। फिर मुलायम सिंह जी की सरकार आई, अखिलेश जी की सरकार आई, वो आगरा को लखनऊ से कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेस हाईवे बना दी, जो कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे। मैं ट्रैवल किया हूं उस पर और फील किया है कि यार वाकई में लखनऊ पहुंचना भी ऐसा लगता है कि आप बस गाड़ी उठाए और ड्राइव किए पहुंच गए, बहुत कम समय में आप ट्रैवल कर रहे हैं। दैट मीन्स सरकारों को यह बात समझ में जब आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी वैल्यू रखता है तो देश में गति होना स्वाभाविक सी बात होती है। तो अब जब इस इंटेंशन के साथ काम किया जा रहा हो कि 16% का जो काम है वो, मतलब ये खुद प्रॉमिस में कहते हैं कि यदि हम इसको घटा करके 24 तक हम इसे सिंगल डिजिट यानी कि 9% तक ले आएंगे तो ये निश्चित मेक सेंस वाली बात है कि हाँ ये बात मायने रखती है। इसी बीच में सरकार जिस मिशन को लेकर काम कर रही है वो क्या है, तो 17 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी की थी। लॉजिस्टिक यानी माल भाड़ा। अभी इन दिनों क्या हो रहा है, अगर आप रेलवे को उठाकर देखते हैं तो रेलवे में बहुत सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब कि उन पटरियों पर केवल मालगाड़ी चलेगी। अब विचार करिए, आप में से बहुत से लोगों ने वो समय भी देखा है कि जिस समय पर सड़कों पर, मतलब ट्रेन जब चलती थी, तो जब ट्रेन सड़कों पर नहीं पटरियों पर जब ट्रेन चलती थी तो मालगाड़ी को आता हुआ देखकर या मालगाड़ी को बेचारे साइड में खड़ा कर देते थे। जब सवारी गाड़ियां निकल जाएंगी तब मालगाड़ी का नंबर आएगा। फिर तत्कालीन सरकारों के दिमाग में चीजें आई। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर फ्रेट कॉरिडोर की बातें होना शुरू हुई कि इस विषय पर काम किया जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर का पूरा खाचा तैयार हुआ। सरकारों ने, आगे आने वाली सरकारों ने उस पर काम किया। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक सरकार ने काम कर दिया तो दूसरा उस काम को मिटाकर नई दोबारा से शुरू करेंगे। जो आपने रास्ते ले लिए हैं वो आगे चलेंगे, क्योंकि यही देश के नीति निर्देशक तत्व हैं। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज इसीलिए कहा जाता है कि वो पॉलिसीज आगे तक कंटिन्यू होती हैं।
आज मनरेगा अगर किसी ने शुरू किया था तो आज ये भी कंटिन्यू सरकार कर रही है। एग्जैक्टली अगर सरकार में कभी पीडीएस स्कीम शुरू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम शुरू हुई थी, तो वो आज भी वर्तमान सरकार कंटिन्यू कर रही है। भविष्य में किसी और की भी सरकार आएगी, वो भी इन पॉलिसीज को कंटिन्यू करेंगे। पॉलिसीज इसीलिए हमारे देश के लिए, देश के निर्माण का आधार मानी जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी की थी, और उस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर जो प्रमुख बिंदु थे वो ये थे कि हम इंडिया को वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। यानी जिस प्रकार से आज हम चीन को देखते हैं कि चीन भारत के बाद आजाद हुआ था, लेकिन आज भारत से कई गुना ज्यादा उसकी जीडीपी है। भारत और चीन 1981 तक लगभग एक जैसे थे, यानी दोनों की जीडीपी एक जैसी थी। लेकिन अचानक आज जब हम 22 में आते हैं तो 40 साल के भीतर भीतर वो कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां रह गए। हम इस संदर्भ को यूं भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान तो हमसे भी पीछे रह गया, लेकिन कुछ सीखने की अगर बात है तो चीन के साथ में कंपटीशन मैन्युफैक्चरिंग में किया जा सकता है। इस वजह से सरकार बोलती है कि हम दुनिया का अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। हालांकि ये बात हमें थोड़ा लेट समझ में आई है। हम लोगों ने और उन्होंने जो रास्ते अपनाए थे, सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। चीन सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर फोकस किया, और हम लोगों ने टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर पर फोकस किया। इंडिया आज आईटी के सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में, या फिर लोगों को कॉल सेंटर्स या बीपीओस के सेक्टर में इंडिया लीडिंग कंट्री है। यानी कि हम सर्विस के माध्यम से पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जरूरत नहीं बन पाए अभी तक हम, जैसे चीन दुनिया की जरूरत बना हुआ है, यानी मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। तो उसको अब ये वर्तमान सरकार कहती है कि अब हम वैसा बनेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा पीछे जाकर के अपने आप को करेक्ट करने जैसा है, लेकिन ठीक है, इसी को कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए। तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई। दूसरा, पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इक्वल प्रोग्रेस। यहां पर यह कहा गया कि पॉलिसी के साथ अगर परफॉर्मेंस हो, और ऑब्वियसली बात है कि परफॉर्मेंस के नाम पर ही तो 2024 का टारगेट लिया गया है, जिसके अंदर लॉजिस्टिक पॉलिसी अपने आप में ड्राइविंग मतलब ये सब चीजें। तो इसमें जो मेंशन किया गया था वो था कि वी मस्ट ब्रिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रॉम 13%। शायद आपको विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा जूम कर दूं। इस पॉलिसी में लिखा हुआ है लॉजिस्टिक पॉलिसी को 13% से सिंगल डिजिट तक हम लेकर आएंगे, ऐसा कहा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन ये बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया है। जूम करना गलत हो गया, बोर्ड हैंग हो गया है, कोई बात नहीं। नितिन गडकरी जी की जो आपने बात देखी, उसके अंदर उन्होंने जो बात मेंशन की थी दैट वाज 16%। तो जहां यहां 13% लिखा हुआ है, उसकी जगह अगर वो 13% की बात लिखते हैं तो ये थोड़ा सा, मतलब अब हो सकता है कि ये चीजें उनके 16% और मतलब नरेंद्र मोदी जी जिस समय भाषण दिए थे उस समय 13% की बात रही होगी। हो सकता है कुछ ना कुछ इसके अंदर वो चीजें रही हों। अब अपना देसी तरीका अपनाएंगे, और देसी तरीका है पहले साइन ऑफ करिए फिर वापस से रीस्टार्ट करिए। तो फिलहाल के लिए हम बोर्ड को ऑन ऑफ कर रहे हैं। एक्चुअली क्या, स्विचर के अभाव में वो जूम करना उसको गलत लग गया होगा। एनीवे, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही हो कि जो देश की लॉजिस्टिक पॉलिसी है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। किस मायने में इंपॉर्टेंट है कि देश का निर्माण अगर प्रोग्रेसिव तरीके से होना है तो निर्माण के लिए सरकारों को काम जिन चीजों पर करना होता है वो कार्य है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोडों का निर्माण। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्तमान में नेशनल हाईवेज तो अपने आप में अपना महत्व रखते ही हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवेज भी अपना महत्व रख रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवेज की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल के लिए नितिन गडकरी जी ने किसी ऐसी ही एक समिट में लाइन बोली कि देश के अंदर 26 नए, देखिए कंस्ट्रक्शन के केस में 2 शब्द यूज किए जाते हैं। एक शब्द होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड होता है जो चीज पहले एग्जिस्ट करती ही नहीं थी लेकिन आपने उसे बना दिया, दैट इज ग्रीन फील्ड, यानी नया, एकदम नया। एक शब्द होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है? जो पहले से बना हुआ था लेकिन आपने उसमें कुछ रेनोवेशन करके उसे एक नेक्स्ट लेवल का बना दिया। ठीक है, अब उदाहरण के लिए इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कोई एयरपोर्ट है जो पहले नहीं था, लेकिन अब वो एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। कोई भी आपके क्षेत्र में ऐसा नया एयरपोर्ट जो कि अभी बनाया जा रहा हो, दैट इज ग्रीन फील्ड। और एक एयरपोर्ट है, जैसे हम उदाहरण दें आपको जयपुर का, तो ये जयपुर का एयरपोर्ट पहले से सरवाइव करता था लेकिन जो इसकी कंडीशंस थी वो बड़ी नॉर्मल प्रकार की थी। अब उसकी जगह इसको रिनोवेट करके
बहुत अच्छा बना दिया गया। अब इसको और बड़ा बनाया जा रहा है, दैट इज ब्राउन फील्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब कार्य हो रहे हो तो उन कार्यों के अंदर कुछ नयापन पुराने वाले में दे दिया जाए, दैट इज ब्राउन फील्ड। तो देश में गडकरी जी का कहना है कि हमने 26 नए, अब नए शब्द को आप अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन फील्ड, हमने 26 ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे नहीं एक्सप्रेस हाईवे तैयार किए हैं, जो कि 2024 तक पूरे हो जाएंगे। और इसका ना मैं एविडेंस आपको दे सकता हूं, अगर आप में से किसी ने अभी मतलब ये जैसे आपने यमुना एक्सप्रेसवे देखा है, बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस हाईवे बनकर तैयार हो चुका है दिल्ली से जयपुर के लिए, और जो जब शुरू हो जाए तब की बात है, मतलब कि आजकल हो रहा है, शुरुआत हो सकता है कि जनवरी 1 से हो जाए। तो ये सब चीजें देश के विकास को चीता स्पीड पर प्रोग्रेस देंगी, तभी तो हम लोगों ने आपसे कहा था कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है ना। तो आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया था तो किन किन गोल्स को इसमें फोकस किया गया था। नितिन गडकरी जी ने कहा कि हमारा जो टारगेट है वो 60 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नई सड़कें निर्माण करने का है, यानी कि 60 किलोमीटर पर डे। और ऐसा करते हुए ऑफिशियल टारगेट ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन जो है वो 12,000 किलोमीटर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर रखा हुआ है। आप सोचें, मिनिस्ट्री ने 10,237 किलोमीटर सड़कें निर्माण की 19 से 20 में, 13,327 2020-21 में, और 10,457 21-22 में, और इस बार का टारगेट 12,000 नए सड़क निर्माण का है। यह अपने आप में एक बड़ी चीज है, और हो सकता है आपको अपने क्षेत्रों में होती हुई दिखाई भी देती हो। गडकरी जी जो हैं उनके द्वारा यह बात मेंशन की गई कि इसमें इन्वेस्टमेंट 14 ट्रिलियन डॉलर का होता है। ये इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कई अमेरिकी कंपनियों को भी बोला है कि भाई इस पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि रोड सेक्टर जो है ना वो 19% कैपिटल एक्सपेंडिचर का 2019 से 25 के बीच मायने रखे। अब ये टर्म थोड़ा सा समझ जाइए, 19% मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा किन्हीं चीजों पर किया जाता है। कैपिटल का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, दो प्रकार से समझ सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में अगर मैं कहूं, जो रिकरिंग बेसिस पर होने वाला, यानी आज भी हुआ कल भी होगा, यानी जैसे तनख्वाह देना है, ब्याज देना है, दैट इज एक्सपेंडिचर इटसेल्फ, लेकिन हर महीने होने वाली चीज है या हर साल होने वाली चीज है। बट कैपिटल का मतलब क्या है, आपने एक बार के लिए सड़क बना दी या एक बार के लिए भवन बना दिया तो वो एक लंबे समय तक के लिए चलता है। एयरपोर्ट बना दिया, पोर्ट्स बना दिए, है ना, आपने कुछ बॉर्डर्स बना दिए, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की वर्थ जो है थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, बिकॉज ये पे ऑफ बहुत अच्छे से करता है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो देश की 19% जो हमारी एक्सपेंडिचर है उसमें से ये चीज इस पर खर्च हो रही है, दैट मेक्स सेंस इटसेल्फ, क्योंकि हम डिफेंस पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर जो परसेंटेज खर्च कर रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से देखने लायक होगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले क्रिटिकल रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एज ऑफ 70% गुड्स एंड नियरली 90% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक यूजेस रोड नेटवर्क टू कम्यूट। सोचकर देखिए सड़कों का हमारे देश में क्या महत्व है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि देश का 70% सामान और 90% यात्री सड़कों से यात्रा करता है। 2014 में जहां 91,000 सड़कें नेशनल हाईवे के किलोमीटर थे, वो वर्तमान में 1.47 लाख किलोमीटर हो चुके हैं। यानी कि अगर देश ने प्रोग्रेस की बात की हो तो जहां 91,000 थे तो 7,000 यहां जोड़ दो, यानी कि 57,000 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बन चुका है अकॉर्डिंग टू नितिन गडकरी जी अब तक, ठीक है। और इसको बढ़ाकर के 2 लाख किलोमीटर तक ले जाएंगे, यानी 91,000 से नेशनल हाईवे बनने शुरू हुए 2014 में, जो बढ़कर के 2 लाख किलोमीटर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जब चीजें बनेंगी तो अपना इंपैक्ट तो लंबा छोड़ेंगी और वो आप सबको दिखाई दे ही जाएगा। इंडिया वॉज कंस्ट्रक्टिंग 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे। आई वॉज कंसिडरिंग 26 ग्रीनफील्ड हाईवे, बट इट वॉज एक्चुअली 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है। 10,000 किलोमीटर अक्रॉस द कंट्री, और कितने किलोमीटर लंबे होंगे ये? 10,000 किलो। एक्सप्रेस हाईवे का और नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा जो व्यवहारिक अंतर है वो ये समझ लीजिए कि एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है एक बार जहां से आप एंट्री कर गए और एग्जिट के गेट से ही बाहर निकलेंगे, बीच में से कहीं रास्ता काट के आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पूरे रास्ते पर बैरिकेटिंग होती है, पूरे रास्ते पर स्टील के रॉड्स लगे होते हैं, आप कहीं भी गाड़ी घुमा फिरा के उतर नहीं सकते, ना कोई और निकल सकता, ना कोई पशु रास्ते में आ सकता, ना कोई जनता का, मतलब बिल्कुल ट्रैफिक अलग प्रकार से चलता है। अगर आपने कभी सफर किया हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इस पर 5 ट्रिलियन रुपए का खर्चा होगा, जो कि $60 बिलियन के इक्विवेलेंट है।
बड़ी राशि है ये। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है ये बड़ी राशि है, और इसकी वजह से इन्होंने कहा कि 14% रिडक्शन होगा ट्रेवल डिस्टेंस के अंदर। यानी कि जो नए एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं वो लंबे नहीं बन रहे हैं, वो सीधे नाक की दिशा में जोड़कर बनाए जा रहे हैं। 14% तो डिस्टेंस कम कर रहे हैं नए हाईवे। इसके साथ साथ यहां पर इकोनॉमिक सेंटर होंगे, और इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 2.5% तक कम हो जाएगी। यानी कि यदि 16% ट्रांसपोर्टेशन खर्च आ रहा था तो 16 दूनी 32 और लगभग 5% के आसपास उससे आप रिड्यूस कर जाएंगे केवल एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण से। उदाहरण के लिए दिल्ली से देहरादून की जो सड़कें हैं वो 249 किलोमीटर लंबी हैं। अभी समय 5.5 घंटे का लगता है, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे जब बन जाएंगे तो यह सफर महज 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिकल ग्राउंड अगर मैं दिल्ली से जयपुर की बात आपसे करता हूं तो 4-5 घंटे ड्राइव करके लगते हैं। मल्टीपल टाइम सफर किया है, 6 घंटे भी समटाइम्स जब जाम लग जाता है तो हो जाता है, लेकिन यह सफर अब 2 घंटे का हो जाएगा। ऐसा सरकार का कमिटमेंट है। प्रैक्टिकल ग्राउंड में ये कैसा होगा ये आने वाला टाइम बताएगा। दिल्ली से मैं सड़क बन चुकी है ये देख चुका हूं, क्योंकि ये जब भी मैं आता जाता हूं, जब भी जयपुर आना होता है तो ये सड़क मुझे दिखती है और मन यही करता है कि इस पर एंट्री कब होगी। तो बस वही इंतजार चल रहा है। तो इस तरह से देश में दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली कटरा, दिल्ली श्रीनगर, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई से बेंगलोर, लखनऊ से कानपुर, ये तमाम सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य और समय जो है वो दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ना बॉस, वो ये है टोल खींच के लेते हैं। लेकिन अब वो टोल की वजह से अगर ये बोलते हैं कि हम दूरियों को कम कर दिए, यानी 14% दूरी कम कर दी, तो टेक्निकली शायद दूरी कम होने से टोल आदमी अपने मन में एडजस्ट कर पाए। दूसरा एक जो पॉइंट होता है यहाँ पे वो होता है, यहाँ पर मतलब ऑब्वियसली टोल कई गुना ज़्यादा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो अम्यूजमेंट की चीज़ें हैं ना वो आसपास बहुत रेयर दिखती हैं। आसपास तो कैसे होता है जैसे रास्ते में कहीं भी रुक गए। एक्सप्रेस हाईवे पे ऐसा नहीं है भाई, पूरा मैनेज होता है वो। NHAI एंटर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 75 किलोमीटर रोड का निर्माण 5 दिन में किया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगर आपको याद हो तो हमने इस पर एक सेशन भी किया था जिसमें हमने कतर का रिकॉर्ड तोड़ा था, और ये सेशन आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर डला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और मतलब ये इनके कंस्ट्रक्शन के जो कार्य है ना ये अपने आप में। दूसरा एक चीज पर और फोकस कर रहे हैं ये कि हम सड़कों के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, हम फ्यूल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। फ्यूल का मतलब ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना इज ए फ्यूल फॉर फ्यूचर। इंडिया इज एन एक्सेलेंट पोजीशन टू शेप इटसेल्फ एज एन एनर्जी एक्सपोर्टर, और हम इसके ऊपर अच्छे से काम करें। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य है भारत का। 50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन हम बनाएंगे। और ये होता क्या है, एक तरह से क्लीन एनर्जी आप इसे कह सकते हैं। क्लीन क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का कारण है। ग्रीन हाइड्रोजन में चूंकि हाइड्रोजन ही फ्यूल है तो बनेगा तो पानी बनेगा फ्यूल के मतलब साइड प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने के लिए उपयोग में ली जाती है। CO2 का सेंस नहीं बचेगा। लेकिन इस पे भी बहुत सारे डिबेट्स हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, आइदर इट इज वाटर स्प्लिटिंग और बाय दी मतलब मीथेन और ईथेन, तो उस स्थिति में भी कार्बन बचता है। हालांकि इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके सरकार बनाएगी, ये सरकार का कहना है। और यदि ये काफ़ी मतलब प्रैक्टिकली अगर ये प्रूवन हो गया तो ये समझकर चलिए कि फिर जो वाहनों की उम्र है ना, अगर वो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने शुरू हो गए तो इग्निशन उनका बहुत कम हो जाएगा, जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और निश्चित ही लाइफ टाइम या लाइफ स्पैन व्हीकल्स का बढ़ जाएगा, माइलेज बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज ए मतलब एफिशिएंट फ्यूल, क्योंकि उसमें कचरा नहीं बचता है। जैसे कि आप आज डीजल और पेट्रोल जब यूज करते हैं तो समटाइम्स अनबर्न फ्यूल बचा रह जाता है। हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट मतलब ऑक्सीजन के साथ जो इसकी मिक्सिंग है ना वो बहुत अच्छे से होती है। तो इस वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिक्सिंग जितना अच्छा होगा, फ्यूल उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और फ्यूल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यही तो आप और हम चाहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 10 स्टेट ऐसे रिकॉग्नाइज किए हैं जहां हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी, ऐसा सरकार का कहना था। और ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी इंस्टॉलेशन जो आपके सामने मैप पर दर्शाए हुए स्टेट्स हैं उनमें किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस का जो 2030 को लेकर गोल है, यूनाइटेड नेशंस के UNGA के जो गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के, उसमें इंडिया इटसेल्फ प्लेज ए वेरी बिग रोल। यानी इंडिया अगर तरक्की करता है, ग्रो करता है, तो यूनाइटेड नेशंस को भी हमसे फायदा होता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अंदर इंडिया को छोड़ करके आप गोल्स की प्राप्ति नहीं कर सकते ना। इंडिया भी वर्ल्ड का हिस्सा है, और ऐसे समय पर जब हर छठा व्यक्ति भारतीय हो,
क्योंकि 1/6 पॉपुलेशन हमारे यहाँ रहती है। तो हमारा अपलिफ्टमेंट यूएन का अपलिफ्टमेंट है, वर्ल्ड का अपलिफ्टमेंट है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो वो भी हम पर टिका है, और ऐसी स्थिति में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट 50% ऑफ द डिलीवरी ग्लोबल गोल्स इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया। इससे आप यूं समझिए, यूएन वालों को अपने ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में प्रोग्रेस दिखानी है कि वर्ल्ड में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने थे तो क्या हमारी प्रोग्रेस हुई थी। तो प्रोग्रेस को शो करने का तरीका क्या है? तो शो करने का तरीका है कि भाई ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन शो करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट करने का तरीका यह है कि भाई अगर दुनिया को दिखाना है कि उन्होंने टारगेट बनाए थे वो पूरे हुए या नहीं, तो फिर पूरे हुए तो डेटा चाहिए, डेटा चाहिए पूरा होता हुआ। तो इंडिया का डेटा उठाया जाता है गोल्स को पूरा करते समय दिखाने पर। ऐसी स्थिति में इंडिया का जो प्रेजेंटेशन है वो 50% है यूएन के इस गोल के रिफ्लेक्शन में, कि देखो हाँ भाई इतना काम पूरा हो गया, बोले इंडिया का डेटा ले आओ। जैसे यूं समझो आसान भाषा में, आपके 90% बने या आपके 80% मतलब 10th के अंदर बने, तो आप जब चेक करते हैं कि परसेंटेज बनाने वाले सब्जेक्ट कौन से थे, फिर निकल के आता है मैथ्स में 99 नंबर थे, साइंस में 95 नंबर थे। यानी कि ये वो चीजें हैं जो आपकी परसेंटेज बनाने में काम आ गई। पता चला है हिंदी में 60 नंबर थे, इंग्लिश में ग्रेस से पास हुए हैं, तो उनको पीछे हटा दिया। तो इंडिया इटसेल्फ एक ऐसा परफॉर्मर है जो कि यूएन को भी इज्जत दिला रहा है। ठीक है, ये इनकी बात का मेंशनिंग था। उम्मीद है आप इस बात को समझें। उम्मीद है आपको ये ध्यान होगा कि हाल ही में टोयोटा ने इंडिया के अंदर फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की थी, वो भी हाइड्रोजन फ्यूल की तरह मिक्स फ्यूल पर चलने वाली कार थी, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो ये सब चीजें हैं, होपफुली आपको इस बात से थोड़ी सी अपेक्षा और उम्मीदें जगी होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, और हाँ, यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑनगोइंग सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपके लिए बेहतरीन क्लासेस ले रहे हैं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।